फर्स्ट क्लास में हम लोग एंटी फंगल एजेंट्स में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी कंपोनेंट पढ़ा था कि एंटी फंगल एजेंट्स क्या हैं, उनका क्या क्लासिफिकेशन है, कितने टाइप के होते हैं, और एंटी फंगल एजेंट्स जो हैं वो फंगल इन्फेक्शंस को या फंगल ग्रोथ को कैसे इनहिबिट करते हैं, क्या उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग प्लस साथ में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन भी देखा था कि कितने टाइप के एंटी फंगल एजेंट्स हैं। साथ में ये भी देखा था कि एंटी फंगल एजेंट्स जो हैं वो आइदर फंगिसाइडल हो सकते हैं, फंगल सेल्स को किल कर दे, या फंगिस्टैटिक हो सकते हैं। अब वन बाई वन सारे एंटी फंगल एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमें यूज करना है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। तो पहला क्लास जो है वो एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स का है। ये वो एंटी फंगल एजेंट्स हैं जो किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन हो रहा है और फंगल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काम करता है। इस सीरीज में सबसे पहला नाम है ग्रीसियोफल्वीन। ग्रीसियोफल्वीन क्या है? एक फंगस जो है पेनिसिलियम ग्रीसियोफल्वम से ऑब्टेन होता है और अदर फंगल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काम करता है। सारे फंजाई के अगेंस्ट काम नहीं करता है, एक नैरो रेंज है। अभी हम लोग रेंज के बारे में बात करेंगे कि किस किस फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ये फंगिस्टैटिक है, फंगल सेल्स के ग्रोथ को अरेस्ट करता है, फंगल सेल्स के ग्रोथ को चेक करता है, उनके मल्टीप्लिकेशन, उनके डिवीजन को ब्लॉक करेगा। फंगल सेल्स ग्रीसियोफल्विन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद फर्दर डिवाइड नहीं करेगा, फर्दर ग्रो नहीं करेगा, बट एट द सेम टाइम फंगल सेल्स डाई नहीं करेगा, इमीडिएटली डाई नहीं करेगा। तो इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो फंगिस्टैटिक है। ठीक है, यहाँ पे अभी लिखा हुआ है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो फंगिस्टैटिक है। अब इनका देखें कि फंगल सेल्स को कैसे ये उनके ग्रोथ को ये अरेस्ट करते हैं। तो फंगल सेल्स का जो ग्रोथ है, उनका जो माइटोटिक रिएक्शन है, माइटोसिस जो है, उस प्रोसेस को इंटरफेयर करता है और प्रॉपर तरीके से माइटोसिस नहीं होगा। और माइटोसिस को, इनफैक्ट माइटोसिस में भी बहुत सारे इवेंट्स हैं और कहाँ पे एग्जैक्टली ये करता है। तो फंगल सेल्स में जो स्पिंडल फाइबर या किसी सेल में जो स्पिंडल फाइबर्स ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, उन माइक्रोट्यूब्यूल्स को इनहिबिट करेगा। उन माइक्रोट्यूब्यूल्स की नॉर्मली मेटाफेज में जब क्रोमैटिन मटेरियल डुप्लीकेट कर गया, डबल हो गया, तो उनका अपोजिट पोल्स की तरफ उसका मूवमेंट होगा ताकि बीच में फिर सेल में स्ट्रक्चर फॉर्म होगा और एक सेल से दो सेल बनेगा। इस प्रोसेस को अपोजिट पोल्स की तरफ खींचने का प्रोसेस कौन कर रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल्स करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्रोमैटिन मटेरियल को खींचते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के पॉलीमराइजेशन या उनके कॉन्ट्रैक्शन, कंडेंसेशन को ये इनहिबिट करेगा, नंबर वन। नंबर टू, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो कहाँ पे ओरिएंटेड होना चाहिए? टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। तो अपोजिट पोल्स की तरफ उसका ओरिएंटेशन खराब कर देगा, वो डिस्पर्स कर सकता है कि पोल्स की तरफ वो नहीं प्रॉपरली हो, तो उसका खींचने का स्ट्रेंथ नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि ग्रीसियोफल्विन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो क्रोमैटिन मटेरियल तो डबल हो जाएगा, बट वो मल्टीप्लाई 1 से 2 नहीं हो पाएगा और फंगल सेल्स जो है वो स्टंटेड होगा, स्टंटेड या फिर कर्लिंग मैकेनिज्म होना स्टार्ट होगा, कर्ल जैसे होंगे। तो इस मैकेनिज्म में क्या होगा कि मल्टी न्यूक्लिएटेड और स्टंटेड फंगल हाइफी होंगे और इस मैकेनिज्म को बोलते हैं कर्लिंग फेनोमेनन। तो आपको कहीं पूछा जा सकता है कि कर्लिंग फेनोमेनन क्या होता है, कि तो कर्लिंग फेनोमेनन क्या है कि फंगल सेल्स का मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड स्टंटेड फंगल हाइफा का फॉर्मेशन होगा बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्रीसियोफल्विन, और इस मैकेनिज्म को हम लोग कर्लिंग फेनोमेनन बोल रहे हैं। आउटर न्यूक्लियाई जो है वो सेपरेट नहीं हो पाएंगे, एक ही पेरेंट न्यूक्लियाई में भी डॉटर न्यूक्लियाई भी रह जाएंगे और माइक्रोट्यूब्यूल्स का डिसओरिएंटेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से एंटी फंगल स्पेक्ट्रम देखें कि ये ग्रीसियोफल्विन अगर दे तो किन किन फंगल सेल्स के या किन किन फंजाई के अगेंस्ट काम करेगा, कौन कौन से जेनरा हैं। तो बेसिकली जो डर्मेटोफाइट्स हैं, जो स्किन के ऊपर ग्रो करने वाले फंगल इन्फेक्शंस हैं, जैसे है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन है, एक है माइक्रोस्पोरम है, फिर है ट्राइकोफाइटॉन है,
फिर है इपिडर्मोफाइटॉन है। ये सारे तीनों जो जेनरा हैं वो आपको सुपरफिशियल माइकोटिक इन्फेक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। सुपरफिशियल माइकोटिक इन्फेक्शन कहने का मतलब है कि स्किन के ऊपर, आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो फंगल इन्फेक्शंस हैं उनको हम 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो सुपरफिशियल है जो स्किन के ऊपर हो, जो हम किसी कोई ऑइंटमेंट या कुछ एक्सटर्नल एप्लीकेशन लगा के हम जिसको ठीक कर सकें। एक होगा सबक्यूटेनियस जो स्किन के नीचे चला जाए थोड़ा, तो अब उसमें सिर्फ ऊपर से ऑइंटमेंट लगाएंगे तो बहुत लंबा समय तक लगाना होगा, जल्दी नहीं ठीक होता है, तो उसके लिए इंजेक्शन या टैबलेट भी लेना होगा जो सिस्टमिक सर्कुलेशन से, क्यूटेनियस सर्कुलेशन से भी उसको एंटी फंगल एजेंट मिले। और दूसरा हो सकता है डीप सीटेड हो, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में हो। जैसे अभी कोविड में बहुत हल्ला है कि कोविड में जो भी रिकवर्ड पेशेंट्स हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनमें लंग्स वीक हो गया, उसमें एक फंगल इन्फेक्शन बहुत हल्ला मचा रहा है। कौन सा फंगस है? कौन नाम बताया? कौन सा है? म्यूकोर। एक जीनस है म्यूकोर। तो म्यूकर इन्फेक्शंस जो है वो ऐसे बहुत सारे जितने फंजाई हैं उसमें देखें तो म्यूकर कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि बहुत ज्यादा फंगल इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता हो, या फिर नॉर्मली नहीं होता है। बट अभी तो स्पेशल सिचुएशन है, बहुत सारे आपको पॉपुलेशन में पेशेंट्स मिलेंगे जो बहुत ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिसका लंग्स बहुत वीक है, जो तो वैसे में जो है अगर उनको स्पोर्ट्स अगर इनहेल कर ले म्यूकर का और वो स्पोर्ट्स ग्रो करने लगेगा, तो उसी को ब्लैक फंगस बोल रहे हैं कि उनके लंग्स में, एल्वियोलाई में उनपे ये फंगल स्पोर्ट्स काफी ग्रो करने लगेगा। और फिर एक बार ये फंगल स्पोर्ट्स या फंगल सेल्स अगर हमारे लंग्स में ग्रो करें, तो हमारे पास अभी आप पढ़ेंगे कि जितने भी एंटी फंगल एजेंट्स हैं, तो बहुत कम ऐसे एंटी फंगल एजेंट्स हैं जो सिस्टेमिक माइकोटिक इन्फेक्शंस को जाके किल करे या क्योर करे। और उसमें भी अगर वो स्पोरुलेट हो जाए, फंगल स्पोर्स के फॉर्म में हो जाए, तो स्पोर्स को किल करना नियर टू इम्पॉसिबल है। अनलेस अनटिल जब तक वो स्पोर जर्मिनेट न करे तब तक उन फंगल सेल्स को किल करना मुश्किल है। जर्मिनेटेड फंगल सेल्स को तो किल कर सकते हैं, स्पोर्स को टफ है। उसी तरीके से आपने बैक्टीरिया में पढ़ा होगा कि जो बैक्टीरिया जैसे एंथ्रिक्स के स्पोर्स हैं वो सालों साल मिट्टी में पड़े रहते हैं, फेवरेबल कंडीशन में वो ग्रो कर गया तभी उसका कुछ हो सकता है। तो जो स्पोर्स हैं, तो ब्लैक फंगस जितने भी अभी एजेंट्स आप पढ़ेंगे, बड़े मुश्किल से आपको कुछ एजेंट मिलेगा जो ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट में यूज हो सकता है। प्रॉब्लम है कि वो स्पोरुलेट करके स्पोर्स के फॉर्म में ये होता है। फिर ये देखें कि अभी हम लोग ग्रीसियोफल्वीन के बारे में देख रहे थे, तो ग्रीसियोफल्वीन का बड़ा लिमिटेड एंटी फंगल स्पेक्ट्रम है जो 3-4 जेनरा के अगेंस्ट काम करता है। बेसिकली वो डर्मेटोफाइट्स हैं, और कुछ और डर्मेटोफाइट्स हैं जैसे कैंडिडा है, कैंडिडा एल्बिकेंस या कुछ अदर है, इनके अगेंस्ट ये काम नहीं करता है, ठीक है। और इसका यूज जो है वो हम जब भी यूज करना होगा तो इसको ऑइंटमेंट या फिर लोशन या फिर मलहम के रूप में यूज करेंगे तो इफेक्टिव नहीं है। इसको आपको सिस्टमेटिकली यूज करना होगा, सिस्टमिक आपको रूट से ही देना होगा, इधर टैबलेट या इंजेक्शन के फॉर्म में। लेकिन ये इनका जो जिनके अगेंस्ट काम कर रहा है ये है अवेलेबल कहाँ पे? ये अवेलेबल है सुपरफिशियल है, तो वो ब्लड सप्लाई के थ्रू वहां पे जा करके काम करेगा। और ग्रीसियोफल्वीन चूंकि फंगिस्टैटिक है, फंगल सेल्स को बहुत ज्यादा किल नहीं करता, कर्लिंग मैकेनिज्म करता है, तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत लंबे टाइम तक देना होगा। आपको महीने 2 महीने का भी शेड्यूल हो सकता है। ऐसे स्मॉल एनिमल्स में देखेंगे 3 to 4 वीक्स का डोज है स्मॉल एनिमल्स में। फिर ह्यूमन बींग्स में अगर बॉडी स्किन पे अगर इन्फेक्शन है तो 3 वीक पे ठीक होगा। पाम में या सोल में आपका है तो 4 to 6 वीक्स, 1.5 महीने का हो सकता है। नेल्स में अगर है तो उसमें भी 1.5 महीने के आसपास आपको यूज करना पड़ सकता है। अगर टो नेल्स है तो उसमें 8 से 12 महीने तक यूज करना पड़ सकता है। तो इस तरीके का इतना लंबा शेड्यूल क्यों है? क्योंकि एजेंट्स फंगिसाइडल नहीं है, फंगिस्टैटिक है, और उन फंगल सेल्स की ग्रोथ को अरेस्ट करके बहुत लंबे समय तक रखेंगे तो फिर एजिंग की वजह से वो डाई कर जाएगा।
तो इसीलिए ग्लिसियोफल्विन का बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, इतना लंबा समय यूज करना इसकी भी साइड इफेक्ट टॉक्सिटी होगा, इसीलिए इसको रिजर्व ड्रग के रूप में रखते हैं कि जब और दूसरा काम नहीं करेगा मजबूरी तब है इसको यूज करेंगे। और जब नेल हो या हेयर हो या फिर लार्ज बॉडी सरफेस इन्वॉल्वमेंट ऐसे अगर फंगल इन्फेक्शन है, इस केस में ग्लिसियोफल्विन को एक रिजर्व ड्रग के रूप में यूज करते हैं। इससे बेटर जल्दी काम करने वाले एजेंट्स अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट ड्रग देखें, एम्फोटेरिसिन है, एम्फोटेरिसिन बी। एंटी फंगल एजेंट्स में ये भी एंटी फंगल एंटीबायोटिक है। स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इससे ऑब्टेन होता है। पॉलीन एंटीबायोटिक है, स्ट्रक्चरली एक पॉलीन स्ट्रक्चर से ये मैच करता है। और फॉर्चुनेटली ये फंगिसाइडल है, वेरी स्ट्रॉन्ग फंगिसाइडल एक्शन है। जिस फंगस के अगेंस्ट काम कर सकता है ये, अगर मिल गया तो उनको किल कर देगा। वन ऑफ द बेस्ट एंटी फंगल एजेंट्स है। एक प्रॉब्लम है इसमें, उस प्रॉब्लम की वजह से इसको हम आजकल नहीं यूज कर पाते हैं। ये हाईली टॉक्सिक है, वेरी स्ट्रॉन्ग टॉक्सिटी है टुवर्ड्स द मैमिलियन सेल्स। जिस एनिमल में यूज कर रहे हैं या ह्यूमन बीइंग में यूज कर रहे हैं उसमें टॉक्सिटी है। तो टॉक्सिटी होने की वजह से ये बहुत प्रेफर्ड एजेंट नहीं है। फंगस को तो मार देगा, लेकिन और क्या क्या प्रॉब्लम कर देगा अभी देखते हैं। ऑल इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये फंगल सेल्स को कैसे किल करते हैं, तो फंगल सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड है अर्गोस्टेरॉल, इससे वो बाइंड कर जाता है और अर्गोस्टेरॉल को फिर धीरे धीरे उसको उसके सिंथेसिस को खराब करने लगेगा। और अर्गोस्टेरॉल क्या है, फंगल सेल फॉस्फोलिपिड है और फंगल सेल की इंटीग्रिटी, सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो धीरे धीरे पोर्स फॉर्म होने लगेंगे, फंगल सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारे छेद हो जाएंगे क्योंकि वहां से अर्गोस्टेरॉल हट जाएगा। और उसकी वजह से क्या होगा, सेल साइटोप्लाज्म में जो कंटेंट्स हैं वो लीक आउट कर जाएंगे। फंगल सेल्स के जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स है वो लीक करके बाहर निकल जाएंगे। जैसे आदमी को गोली 10-20 मार दे तो सारा बॉडी का माल बाहर निकल जाए, उस तरीके से, और ये फंगल सेल डाई कर जाएगा। तो इस वजह से इसका फंगिसाइडल एक्शन है। और मैमेलियन सेल्स में जो फॉस्फोलिपिड है वो कोलेस्ट्रॉल है। तो कोलेस्ट्रॉल के अगेंस्ट ये काम उतना इसका सेंसिटिविटी नहीं है, इसलिए हमारे सेल्स पे उतना डैमेज नहीं करता, सेलेक्टिवली परमिएबल है, किल्स ओनली टू फंगल सेल्स। एंटी फंगल स्पेक्ट्रम देखें तो एक वाइड रेंज ऑफ फंजाई है जिसके अगेंस्ट एक्टिव है, जैसे हो कैंडिडा अल्बिकेंस हो, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम है, क्रिप्टोकोकस है, ब्लास्टोमाइसिस है, स्पोरोथ्रिक्स है, कोक्सीडियोइडिस है, टोरोलॉप्सिस है, और भी स्पर्जिलस के बहुत सारे स्पीशीज हैं। लेकिन ये डर्मेटोफाइट्स के अगेंस्ट काम नहीं करता है। जो टॉपिकल इन्फेक्शंस हैं, डर्मेटोफाइट्स मतलब कहने का मतलब जो रिंगवर्म, दिनाई, खुजली, दाद, खाद, खुजली जो आप सुनते हो, उनको हम रिंगवर्म बोलते हैं, या जो डर्मेटोफाइट्स हैं। तो उनके अगेंस्ट ग्लिसियोफल्विन था और अदर एजेंट्स अभी आगे आएंगे। और एम्फोटेरिसिन, एक्सक्यूज मी, राहुल क्लास ले रहा हूँ, आधे घंटे बाद बात होगी। और ये एम्फोटेरिसिन बी का एक और खासियत है, ये लेशमैनिया डोनोवेनाई, लेशमैनिया पैरासाइट के अगेंस्ट भी ये काम करता है। तो लेशमैनिया से कौन कौन से ह्यूमन बींग्स में डिजीज होता है, कौन बताएगा? लेशमैनिया कालाजार। यस, तो कालाजार के ट्रीटमेंट में भी ये एम्फोटेरिसिन बी यूज होता है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि इसका क्या टॉक्सिटी है। अभी शुरू में ही बताया कि भाई इसका कुछ साइड इफेक्ट टॉक्सिटी है, जिसकी वजह से इसको यूज करने के पहले बड़ा सोच समझ के यूज करते हैं। दो टाइप का टॉक्सिटी है, एक तो एक्यूट टॉक्सिटी है, एक लॉन्ग टर्म टॉक्सिटी है। एक्यूट टॉक्सिटी कहने का मतलब है कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन खाए, 5 दिन खाए और हमें प्रॉब्लम होने लगे। और लॉन्ग टर्म या क्रोनिक टॉक्सिटी है कि अगर लॉन्ग टाइम तक, 1 महीना, 30 डेज या अबव हम अगर यूज कर रहे हैं और उससे अगर हमें कोई साइड इफेक्ट प्रॉब्लम है तो उसको क्रोनिक या लॉन्ग टर्म टॉक्सिटी बोलेंगे। एक्यूट टॉक्सिटी में क्या क्या है, चिल्स आएंगे इमीडिएटली, फीवर, एक्स होंगे, पेन होगा, नोजिया, वोमिशन, डिस्पनिया, इस तरीके से अनप्लेजेंट सिम्टम्स होंगे। ये एक्यूट रिएक्शंस हैं।
और लॉन्ग टर्म टॉक्सिटी में जो है वो नेफ्रोटॉक्सिटी करता है, किडनीज को डैमेज करता है, नेफ्रॉन्स को। और इसके बाद एज़ोटीमिया, रिड्यूस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, एसिडोसिस, हाइपोकैलेमिया, इनएबिलिटी टू यूरिन कंसंट्रेट यूरिन, ये सारे किडनी से रिलेटेड सिम्टम्स हैं, वो प्रेसिपिटेट होंगे और किडनी को बहुत हद तक ये डैमेज करता है। और उतना ही नहीं, स्लो प्रोग्रेसिव एनीमिया भी फॉर्म करता है, क्योंकि ये बोन मैरो सप्रेशन, बोन मैरो को सप्रेस करता है, डिप्रेस करता है। और अगर बोन मैरो हमारे सप्रेस हो जाएं तो हमारे जो सेल्स हैं, जो WBCs हैं या वाइट ब्लड सेल्स हैं, या फिर रेड ब्लड सेल्स हैं, या प्लेटलेट्स की सिंथेसिस होनी है, वो स्लो हो जाएगा अगर वो सप्रेस्ड हो जाए। और तो इस टाइप का प्रोग्रेसिव एनीमिया जो है ड्यू टू बोन मैरो सप्रेशन जो है, ये बड़ा ही फैटल है और इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। प्लस एम्फोटेरिसिन भी ऐसा नहीं है कि एक दिन एक टैबलेट खा लिया और फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। जितने भी फंगल इन्फेक्शंस हैं उनको क्योर करने में एंटीबायोटिक्स जैसा या नॉर्मल एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स जैसा 3 डेज या 5 डेज का शेड्यूल नहीं है, मिनिमम 14 डेज का शेड्यूल है और अबव। क्योंकि जो फंगल सेल्स हैं, फंगल इन्फेक्शंस हैं, इनकी जो ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन है, और ईच एंड एवरी सेल डाई होना चाहिए। अगर एक भी बच गया तो फिर वो फ्लेयर अप बड़ा होने, मल्टीप्लाई करने लगेगा। और ये बैक्टीरियल सेल से लेस, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। फंगल सेल्स कुछ ईस्ट जैसे फॉर्म्स होंगे यूनिसेलुलर, और मेजॉरिटी ऑफ दी फंगल सेल्स जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। और हर एक सेल, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का हर एक फंगल सेल डाई होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए जो है इसका एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्मली वीक्स में होगा, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक का होगा शेड्यूल, तब जाकर के फंगल सेल्स क्योर होंगे। और नॉर्मली होता है कि नहीं, ये 1 महीना खाया, अभी ठीक हो गया, फिर हो गया। रीजन क्या है कि रीजन है कि कुछ फंगल सेल्स के जो ट्रेसेस हैं वो बच गए हैं और फिर से वो एम्पलीफाई होगा एक सर्टेन टाइम के बाद। तो इसकी जो डोजिंग है वो एक काफी लंबी, हर एक फंगल एंटी सेल्स का, एंटी फंगल एजेंट्स का जो है वो कोर्स लंबा होने की वजह से हमें टॉक्सिटी का ध्यान रखना होगा कि अगर बहुत ज्यादा टॉक्सिटी है, इस वजह से एम्फोटेरिसिन बी जो एंटी फंगल एंटीबायोटिक है, ये भी बहुत ज्यादा प्रेफर्ड नहीं है। जब मजबूरी होगी तब यूज करेंगे। तो स्टिल हमें कुछ सेफर या अच्छे एंटी फंगल एजेंट्स की जरूरत है, जहां पे हम, जिसको हम फ्रीली यूज करें। आइए देखते हैं और क्या क्या है। तो इसके बाद देखें एम्फोटेरिसिन बी का यूजेस क्या है। एम्फोटेरिसिन बी जो है वो जैसा बताया कि वन ऑफ द बेस्ट एंटी फंगल एजेंट है फंगल सेल्स को किल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर टॉक्सिटी को साइड कर दें तो एंटी फंगल इफिकेसी इसका बहुत ही परफेक्ट है। इस वजह से इसको गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एंटी फंगल थेरेपी बोलते हैं। कि किसी भी फंगल सेल को अगर कोई एंटी फंगल एजेंट अगर किल कर रहा है, कितना इफेक्टिव है, उसको कंपेयर करने के लिए एम्फोटेरिसिन बी से कंपेयर करते हैं। एम्फोटेरिसिन तो मार देता है, तुम कितना करते हो, उसका इतना परसेंट है, ये है। तो ये कंपैरेटर के रूप में यूज होता है। और प्लस सिस्टमिक माइकोटिक इन्फेक्शंस में ये काम कर सकता है, जैसे कि म्यूकोरमाइकोसिस है या दूसरे हैं। टॉक्सिटी को अगर थोड़ा मैनेज कर सकें तो हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर क्या है कि बताया कि टॉक्सिटी की वजह से बहुत ज्यादा प्रेफर्ड नहीं है, और रिजर्व ड्रग के रूप में इसको यूज करते हैं फॉर कालाजार एंड म्यूकोक्यूटेनियस लेशमैनियासिस। कालाजार के ट्रीटमेंट में भी और सब मेडिसिन हैं, इसको भी रिजर्व के रूप में रखते हैं कि अगर दूसरे मेडिसिन काम नहीं करेंगे तो एम्फोटेरिसिन बी का इंजेक्शन देंगे, कालाजार ठीक हो जाएगा। और प्लस इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरेक्शन है। नॉर्मली आप बहुत सारे एंटीबायोटिक्स पढ़े होंगे, एक एंटीबायोटिक दूसरे को नॉर्मली अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन ये एम्फोटेरिसिन बी जो है एक दूसरा एंटी फंगल एजेंट है, फ्लूसाइटोसिन, अभी थोड़ी देर में बताएंगे। इसके साथ इसका सिनर्जिस्टिक एक्शन है, सुप्रा एडिटिव या सिनर्जिस्टिक एक्शन है। इस वजह से दोनों को कंबाइन करके देते हैं कि दोनों मिलकर काम करो, फंगल सेल्स को ज्यादा अच्छे से किल कर सकते हो। नेक्स्ट ड्रग है निस्टैटिन। ये भी एक एंटी फंगल एंटीबायोटिक और स्ट्रेप्टोमाइसिस नॉर्सियाई से ऑब्टेन होता है, एक ऑर्गेनिज्म है। ये भी एम्फोटेरिसिन बी के जैसा सिमिलर है, लेकिन एम्फोटेरिसिन बी वाला साइड इफेक्ट टॉक्सिटी नहीं है इसमें।
तो ये अच्छी बात है कि जहां एम्फोटेरिसिन बी नहीं यूज कर सकते हम निस्टैटिन यूज कर सकते हैं। और मेनली एक कैंडिडियासिस, कैंडिडा इन्फेक्शंस को के अगेंस्ट बहुत अच्छा काम करता है। और अनफॉर्चुनेटली इन सम केसेस, कुछ एक केसेस में एम्फोटेरिसिन बी से भी मोर टॉक्सिक है, और इसी वजह से इसको टॉपिकली ज्यादा यूज करते हैं, मोर प्रेफर टॉपिकली ओवर एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी का सिस्टेमिक एडमिनिस्ट्रेशन था, निस्टैटिन को टॉपिकल इन्फेक्शंस या फिर टॉपिकल एजेंट्स, एंटीबायोटिक्स या लोशंस या ऑइंटमेंट्स में इनका ज्यादा यूजेस है। और डर्मेटोफाइट्स के अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव नहीं है। अदर बेसिकली कैंडिडा के अगेंस्ट में निस्टैटिन को यूज करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है इकाइनोकैंडिन्स का। इकाइनोकैंडिन्स में जो मोस्ट, एक क्लास ऑफ एंटीफंगल एजेंट है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीफंगल एजेंट है कैस्पोफंजीन। और ये भी कैंडिडा के इन्फेक्शन में काफी अच्छा काम करता है। इस कैटेगरी में और भी कुछ हैं, मीकाफंजीन है, एनिडुलाफंजीन है, ये सारे कुछ एजेंट्स हैं। ये क्वाइट सेफ एंटीफंगल एजेंट्स हैं, और कंपेयर टू एम्फोटेरिसिन बी और निस्टैटिन ये लेस टॉक्सिक हैं। इसके बाद कुछ सिंथेटिक एंटीफंगल एजेंट्स हैं जो हम नाउअडेज बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और थोड़ी बहुत टॉक्सिटी है, बट उसका एंटीफंगल रेंज बहुत अच्छा होने की वजह से हम यूज कर रहे हैं उनको। और उसमें एक है फ्लूसाइटोसिन। फ्लूसाइटोसिन के बारे में अभी बताया था, इसको 5FC भी बोलते हैं। इसको एम्फोटेरिसिन बी के साथ कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। और ये फ्लूसाइटोसिन का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, अगर अकेले फ्लूसाइटोसिन दें तो ये फंगिस्टैटिक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि बॉडी में जाने के बाद, ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी में जाने के बाद, ये फंगल सेल जब टेकअप करेगा तो ये फ्लूसाइटोसिन कन्वर्ट हो जाता है 5 फ्लोरोयूरेसिल में, 5FU। और ये 5 फ्लोरोयूरेसिल फंगल आरएनए और डीएनए में पार्टिसिपेट करेगा, और उनके आरएनए डीएनए सिंथेसिस को ब्लॉक करेगा या खराब करेगा। इस वजह से उनका सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ या सेलुलर फंक्शंस डिस्टर्ब होंगे। अगर ये जो है वो एम्फोटेरिसिन बी के साथ दें तो दोनों का कंबाइंड एक्शन जो है वो फंगिसाइडल होगा। एंटी फंगल स्पेक्ट्रम जो है ये नैरो स्पेक्ट्रम फंगिस, अगर अकेले फ्लूसाइटोसिन यूज करें तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटी फंगल एजेंट है, और क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस और कुछ कैंडिडा स्पीशीज के अगेंस्ट काम करता है। अकेले इसको यूज नहीं करते हैं, जब भी यूज करेंगे तो एम्फोटेरिसिन बी के साथ यूज करते हैं। इसके साथ नेक्स्ट जो वेरी ब्रॉड रेंज ऑफ एजेंट्स हैं जो डे टू डे हम लोग अभी एंटीफंगल एजेंट्स में यूज करते हैं। अभी तक जितना बताया वो डे टू डे में यूज नहीं होते हैं। जो आप टैबलेट या इन्फेक्शंस के रूप में या फिर बहुत सारे ऑइंटमेंट्स में यूज करते हैं, वो सारे के सारे मेजॉरिटी एजोल एंटीफंगल एजेंट्स हैं, और ये सारे फंगिस्टैटिक एजेंट्स हैं। तो दो कैटेगरी है एजोल्स में, इमिनाजोल्स हैं एंड ट्रायाजोल्स हैं। बहुत सारे आप ऑइंटमेंट्स में आप क्लोट्राइमाजोल एंटीफंगल एजेंट आप यूज करते होंगे। और एक बहुत सारे ऐड में आता है दांत खाद खुजली का ट्रीटमेंट में जो ऑइंटमेंट है वो क्लोट्राइमाजोल है। इस कैटेगरी में और भी हैं, इकोनाजोल है, फेंटिकोनाजोल है, कीटोकोनाजोल है, मीकोनाजोल है, टायोकोनाजोल है, सल्कोनाजोल है। इस तरीके के एजेंट्स हैं जो हम अभी डे टू डे यूज करते हैं। प्लस दो और एजेंट्स हैं जो अभी लेटेस्ट में हैं, वुकोनाजोल है एंड पोसाकोनाजोल है। ये दोनों जो है अभी म्यूकोरमाइकोसिस के ट्रीटमेंट में यूज हो रहे हैं, और ये ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट में यूज हो सकते हैं। ट्राइजोल्स में है इट्राकोनाजोल है, फ्लूकोनाजोल है। ये सारे एंटीफंगल एजेंट्स काफी यूज में है। एंटीफंगल स्पेक्ट्रम इसका काफी ब्रॉड है इन सब का। नेक्स्ट क्लास में हम इन सब के बारे में, जो एजोल एंटीफंगल एजेंट्स हैं, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग कि एजोल एंटीफंगल, क्योंकि जितना भी नाम है सब के बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। बेसिकली क्लोट्राइमाजोल है एक, यहाँ पे हम कीटोकोनाजोल एक ड्रग है, इसके बारे में 1 मिनट बताएंगे, उसके बाद क्लास एंड करेंगे। ये जो कीटोकोनाजोल है इसका कुछ साइड इफेक्ट है, आपको अगर साइड इफेक्ट के ज्यादा डिस्कस हो रहा है। ये कीटोकोनाजोल जो है
मेल्स में बहुत प्रेफर्ड, मेल स्पीशीज में, ह्यूमन मेल्स में, मेन में बहुत प्रेफर्ड एजेंट नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस को ब्लॉक करता है और मेल्स में गायनिकोमास्टिया के सिम्टम्स इंड्यूस करता है। अगर 1 महीने तक यूज करें तो मेल्स में गायनिकोमास्टिया के प्रॉब्लम्स आते हैं। और रीजन क्या है कि टेस्टोस्टेरोन की वर्किंग को और उसके सिंथेसिस को ये इनहिबिट करते हैं टू डिफरेंट डिग्रीज। तो इस साइड इफेक्ट की वजह से मेल्स में, ह्यूमन मेल्स में ये प्रिस्क्राइब ड्रग नहीं है। इसके अलावा दूसरे यूज हो सकते हैं, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, फेंटिकोनाजोल, क्लोट्राइमाजोल, ये सारे यूज हो सकते हैं, इनमें ये साइड इफेक्ट नहीं है। तो कीटोकोनाजोल का ये साइड इफेक्ट आपको जीआरएफ, आईसीआर एंट्रेंस क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि इसका एक थोड़ा पिकुलियर इसका साइड इफेक्ट है, इस वजह से। इन सब के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंटी फंगल एजेंट्स को कंपाइल करेंगे और उसके बाद एंटीवायरल एजेंट्स पढ़ेंगे, कि देखेंगे कि कौन कौन से एंटीवायरल एजेंट्स हैं। और कोविड भी, कोरोना वायरस भी एक वायरस है, तो इसके अगेंस्ट कौन कौन से एंटी फंगल एजेंट्स हैं टिल डेट जो इफेक्टिव हैं या यूज हो सकते हैं। प्लस बहुत सारे वायरसेस हैं जो बहुत टाइप के प्रॉब्लम कर सकता है। HIV के अगेंस्ट कोई एंटी वायरल एजेंट है या नहीं है, सार्स या अदर के अगेंस्ट में कोई दूसरा है कि नहीं। तो वाइड रेंज ऑफ एंटी फंगल एजेंट्स हैं और एंटी, प्लस उसके साथ में चलेगा एंटी कैंसरस एजेंट्स। तो ड्रग्स बहुत सारे आएंगे, हर एक ड्रग के बारे में थोड़ा थोड़ा बुक से पढ़ेंगे तो आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी होगी। जो क्वेश्चंस हैं ग्रुप में शेयर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे को मिलेंगे, ठीक है।